मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज सीकर। अपने पिछले वीडियो जिसमें हम तुगलक वंश के शासकों के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसमें फिरोज तुगलक के जीवन काल, उसकी उपलब्धियां, उसके शासनकाल के बारे में बात की गई थी। फिरोज तुगलक के लगभग 37 साल के शासनकाल के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण घटना भारतीय इतिहास में घटित हुई, जब फिरोज तुगलक की मृत्यु हो गई और उसके बाद बहुत कोई योग्य तुगलक उत्तराधिकारी सत्ता को संभालने के लिए नहीं मिला। तो उस समय लगभग 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तैमूर लंग का आक्रमण 1398 में होने के क्या कारण थे और इसने किस तरह से भारतीय राजनीति को प्रभावित किया, और उसके बाद ये तैमूर का आक्रमण और अन्य कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं जिसकी वजह से भारत में शासन कर रहे तुगलक वंश का अंत हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि तैमूर का आक्रमण, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, तैमूर कौन था, कैसे उसका भारत आना हुआ, और फिर उसके इस अभियान के, इस लूटपाट के भारत पर क्या प्रभाव पड़े, ये बात करेंगे। तैमूर लंग का जन्म लगभग 1336 ईस्वी में समरकंद में हुआ था। उसकी कुरान पढ़ने में और सैनिक शिक्षा लेने में बहुत गहरी रुचि थी और इसके अनुसार उसकी शिक्षा दीक्षा भी हुई। युवावस्था में उसका एक पैर का उसको एक पैर खो बैठा था, इसलिए उसे तैमूर लंग कहते हैं। 1369 में वो समरकंद का शासक बना। उसने आसपास की क्षेत्र जैसे मेसोपोटामिया, ख्वारिज्म आदि को वो जीत चुका था और इससे उसकी साम्राज्यवादी लिप्सा और ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गया था और उसकी इच्छा बढ़ गई थी कि साम्राज्य विस्तार करें। और उसने भारत में जो मूर्ति पूजा या धर्म जिस तरह का था उसका विनाश करने का एक बहाना ढूंढा और भारत पर आक्रमण करने का उसने निश्चय किया। हालांकि यही एकमात्र कारण नहीं था। वास्तव में वो भारत की संपत्ति के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था कि भारत बहुत धनी क्षेत्र है, धनी देश है, प्रदेश है, वहाँ बहुत अच्छा सोना चांदी मिल सकती हैं। तो आक्रमण का एक ये निश्चित रूप से कारण रहा। जैसा कि बताया, मूर्ति पूजा का विनाश करना चाहता था, अर्थात वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। और फिर सबसे बड़ी बात कि उस समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो उसके अनुकूल थी, क्योंकि तुगलक शासकों में भी गृह युद्ध था और फिरोज तुगलक के बाद में कोई योग्य शासक भारत में तुगलक वंश को संभालने वाला नहीं था। तो इन परिस्थितियों से प्रोत्साहित होकर के और उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। वैसे संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 3 G's की बात करते हैं। 3 जी का मतलब गॉड, ग्लोरी, गोल्ड, अर्थात महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहता था, अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान सम्मान, साम्राज्य विस्तार करके पाना चाहता था, ईश्वर का यानी धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था, गोल्ड यानी धन संपत्ति, सोना वो अर्जित करना चाहता था। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण हैं मध्यकालीन युद्धों के, आक्रमणों के या अभियानों के, जिसके तहत ये सारे आक्रमण उस समय होते रहे हैं। सबसे पहले उसने अपने पोता पीर मोहम्मद को मुल्तान भेजा और वो सफल रहा। फिर कहते हैं कि स्वयं तैमूर लंग अप्रैल 1398 में समरकंद से चला और सिंधु, झेलम, रवि इन नदियों को पार करते हुए मुल्तान के उत्तर पूर्व तक आ पहुंचा।
मार्ग में वह लूटता हुआ और कत्लेआम करता हुआ दिल्ली की ओर बढ़ा और 17 दिसंबर 1398 को उस समय जो नासिरुद्दीन महमूद जो इस समय दिल्ली पर शासन कर रहे थे, तुगलक वंश के शासक थे, उसके साथ युद्ध हुआ। 17 दिसंबर 1398 को तुगलक शासक नासिरुद्दीन के साथ उसका युद्ध हुआ और सुल्तान कहते हैं कि हार करके और गुजरात की ओर भाग गया, दिल्ली को अपने भाग्य पर छोड़ करके वहाँ से बाहर निकल गया। 18 दिसंबर को दिल्ली पर अधिकार कर लिया तैमूर लंग ने और लगभग 15 दिन तक दिल्ली में रहते हुए यहाँ खूब लूटपाट की, दिल्ली को खूब लूटा, खूब अत्याचार किए। एल श्रीवास्तव इतिहासकार हैं, उनका ये कहना है कि उसके अत्याचार और सेना के अत्याचारी व्यवहार के कारण नगर की जनता को प्रतिशोध करना पड़ा, विरोध करना पड़ा। इस पर तैमूर ने कत्लेआम करने का आदेश दे दिया और जो लगभग 3 दिन तक दिल्ली में जमकर कत्लेआम हुआ, आम व्यक्ति को कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, लूटपाट की गई। लेकिन यह निश्चित है कि इस दौरान दिल्ली में खूब तबाही हुई, मारकाट हुई, लूटपाट, कत्लेआम हुआ। जफरनामा में ऐसा विवरण मिलता है कि हिंदुओं के सिरों को काट काट कर उसने ऊंचे ढेर लगा दिए और उनके धड़ को, जो शरीर था बचा हुआ धड़, उनको हिंसक जो पशु पक्षी हैं उनके लिए खुला छोड़ दिया गया। तैमूर यहाँ के जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे उनको अपने साथ समरकंद ले गया ताकि वहाँ पर आर्किटेक्चरल जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उनका वहाँ अच्छा निर्माण करा सके। तैमूर का दिल्ली में रहकर शासन करने का कोई प्लान, कोई मंशा नहीं थी, इसलिए वो जनवरी 1399 में अर्थात हाथों हाथ ही उस अभियान के बाद में वो वापस समरकंद के लिए रवाना हो गया। वापस लौटते हुए 19 जनवरी को उसने मेरठ को भी उजाड़ा। इसी दौरान उसने हरिद्वार को बुरी तरह लूटा। लेनपूल इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि कत्लेआम के उपरांत तैमूर ने अल्लाह को धन्यवाद दिया और समझा कि उसका भारत आने का उद्देश्य सफल हुआ है। तो इस तरह से उसका ये एक सैनिक अभियान बहुत छोटा सा अभियान था और यह वास्तव में कहें तो उसका ये आक्रमण एक लूट का, एक रेड थी, एक तरह से लूट थी और उसमें वो सफल भी रहा था और इस लूट के बहुत सारे परिणाम निकले। जैसे तुगलक शासन का एक तरह से अंत सही हो गया था, क्योंकि इस समय ये बहुत कमज़ोर हो चुके थे, दिल्ली छोड़ के भाग चुके थे। यहाँ पर बहुत सघन जो लूट हुई थी, कत्लेआम हुआ था, फसलों का जो नाश हुआ था, उससे आर्थिक संकट आ गया, अकाल पड़ गया। कत्लेआम हुआ था, उससे बहुत कई बीमारी फैली, प्लेग फैल गया, हवा, जल, पानी सब प्रदूषित हो गए। छोटे छोटे प्रांतों का उद्भव हो गया, जैसे गुजरात, मालवा, राजस्थान, खानदेश, दक्षिण भारत में कई सारी रियासतों का इस समय स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित हुआ। दिल्ली पर एक नवीन राजवंश सैयद वंश की स्थापना हुई। मुगल शासन स्थापित होने के लिए अब एक मार्ग प्रशस्त हुआ कि समरकंद के शासक भी यहाँ आकर के लूटपाट कर सकते हैं, शासन स्थापित कर सकते हैं। इसलिए मुगल वंश जो बाबर बाद में भारत आता है, उसके लिए भी ये रास्ता खुल गया था। दिल्ली एक तरह से पूरी उजड़ चुकी थी, अपने वैभव को खो चुकी थी, व्यापार वाणिज्य खत्म हो गया था। इसलिए कहने का अर्थ ये है कि तैमूर लंग के आक्रमण से भारत में कई तरह के परिणाम या प्रभाव इसके हम देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे तुगलक वंश के पतन के क्या कारण थे। उसमें सामूहिक रूप से हम सारी बात इसमें कर सकते हैं, भले वो मोहम्मद बिन तुगलक हों, चाहे फिरोज तुगलक हों, उनके उत्तराधिकारी हों, उनके द्वारा लिए गए कुछ लोग वेलफेयर, लोक कल्याण के जो निर्णय थे, उनसे भी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था दुर्बल हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी, सेना कमज़ोर हो चुकी थी। तो ये कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से तुगलक वंश का पतन हो गया था। मोहम्मद तुगलक के समय साम्राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था, लेकिन अंतिम तुगलक शासक के समय
उसका शासन कहते हैं कि दिल्ली से लेकर पालम तक ही सीमित था, अर्थात बहुत ही सीमित क्षेत्र तक ही तुगलक वंश अब शासन कर रहा था। और इतने छोटी सी रियासत को भी तुगलक शासक नियंत्रण में नहीं रख पा रहे थे। तो इस तरह से ये क्या कारण थे कि इतना विशाल साम्राज्य, जिसने पहली बार दक्षिण भारत की रियासतों को भी सीधा अपने नियंत्रण में ले लिया था, हालांकि वो बहुत समय तक उनके नियंत्रण में नहीं रह सकी और वो जल्दी ही तुगलक वंश के प्रभाव से मुक्त हो गई और अपने आप को उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। उनकी इस स्वतंत्रता स्थापित करने की जो घटना थी, इससे प्रोत्साहित होकर के और जो दिल्ली के आसपास की रियासतें थी, उत्तरी भारत की रियासतें थी जो तुगलकों के अधीन थी, उन्होंने भी स्वतंत्रता का बिगुल बजा दिया था और वो भी तुगलकों के प्रभाव से मुक्त होकर के स्वतंत्र अस्तित्व में आ चुकी थी। हम इसके पतन के लिए मोहम्मद बिन तुगलक की कल्पनाशील योजनाएं, उसके विजय अभियान को और उसके जो अलग अलग अभियान, सैनिक अभियान उसने तय किए थे, इससे भी तुगलक वंश का पतन थोड़ा सा स्पीड अप हुआ, तीव्र हो गया और जल्दी ही उसका पतन होने लग गया, क्योंकि उसके कई सारे जो सैनिक सूबेदार थे, सैनिक अधिकारी थे, वो भी इससे उसकी इन योजनाओं से और उसके बीच में ही उनको योजनाओं को विड्रॉ करने से नाराज़ हो गए थे और वो धीरे धीरे एक एक करके सब उससे अलग होने में ही अपनी भलाई समझते थे। इस तरह से उसकी इस योजनाओं ने भी जो कुछ प्रशासनिक अधिकारी या सूबेदार और जो सेना में थे, ऊंचे पदों पर थे, वो उससे अलग हो गए थे। फिरोज तुगलक का ये प्रयास था कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में प्रशासन में आई हुई शिथिलता और कमजोरी जो थी उसको वापस स्थापित किया जाए, और इस हेतु उसने काफ़ी उदारवादी निर्णय भी लिए। हालांकि धार्मिक रूप से वो बहुत कट्टर नीति का पालन करता था, सामंतशाही को पुनर्जीवित कर चुका था, सेना में अधिकारों को पैतृक वंशानुगत कर चुका था। तो उसके ऐसे कई सारे ऐसे निर्णय थे जो उदारवादिता के परिचायक थे। हालांकि उसका उद्देश्य ठीक था कि वो पुनः खोई हुई शक्ति को संगठित करना चाहता था, तुगलकों को मजबूत करना चाहता था, लेकिन उस मध्यकालीन परिवेश में, तात्कालीन उस समय की परिस्थितियों में उसकी उदारवादिता वगैरह से उसका जो मूल उद्देश्य था वो प्राप्त नहीं हो सका। और सेना में जिस तरह से उसने पैतृक अधिकार सेना को दिए थे, सैनिकों को दे दिए थे, उनको जागीरें दे दी थी, इन सब से भी सेना काफ़ी धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई थी। फिरोज़ के उत्तराधिकारी वो बहुत ही कमज़ोर थे, विलासी जीवन जीने लगे थे और उनकी जो कुशलता होनी चाहिए एक प्रशासक के रूप में, शासक के रूप में, वो कहीं देखने को नहीं मिलती थी। इसलिए वो पतन के लिए बहुत अधिक जिम्मेदार हम उसके उत्तराधिकारियों को मान सकते हैं। ये जो मध्यकालीन शासन व्यवस्था थी, पूरी तरह से निरंकुश जो सत्ता थी, जो शासक के इर्द गिर्द ही कैसा माहौल है उस पर ही निर्भर करती थी। तो उस समय के परिवेश में अगर केंद्रीय शासक, जो केंद्रीय सत्ता का जो सर्वोच्च शासक है, शक्तिशाली जो केंद्र है, अगर वो शासक कमज़ोर हो गया है और वो कुशल नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि ये आवश्यकता है उस समय की शासन व्यवस्था की कि जो केंद्रीय सत्ता पर जो आसीन है शासक, वो अति कुशल और अति शक्तिशाली होना चाहिए सम्राट। अगर वो नहीं है तो शनैः शनैः वो व्यवस्था अपने आप ही उसका पतन होना शुरू हो जाता है। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि फिरोज तुगलक के बाद के उत्तराधिकारी कोई भी सशक्त शासक, कुशल शासक नहीं थे, योग्य शासक नहीं थे, और इसलिए तुगलक जो साम्राज्य था उसका पतन होना अवश्यंभावी था। दास व्यवस्था, क्योंकि फिरोज तुगलक ने दास व्यवस्था को बहुत पूर्णतः रिवाइव कर दिया था, पुनर्जीवित कर दिया था, और कहते हैं कि उसके पास लगभग 1,80,000 दास या गुलाम उसके थे। तो ये व्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रभावी हो चुकी थी। लेकिन दास धीरे धीरे प्रशासन के मामलों में हस्तक्षेप करने लगे थे, अनड्यू हस्तक्षेप करने लगे थे। जहाँ जायज़ नहीं है, जायज़ गैर जायज़ का फ़र्क भूल करके वो जगह हस्तक्षेप करते थे। तो उनके इस हस्तक्षेप ने भी
उस शासन सत्ता को वीकन किया, कमज़ोर कर दिया। ये उस समय सारी शक्ति, सारा जो शासन है, सत्ता है, वो सैनिक शक्ति पर आधारित थी। लेकिन अब सैनिक योग्यता में ह्रास हो चुका था, क्योंकि जो पुराने बूढ़े सैनिक थे उनको रिटायर नहीं किया जा रहा था, उनके पदों को वंशानुगत कर दिया गया था, उन्हें बहुत सारी जागीरें उनको दे दी गई थी। तो पुराने सैनिक ही सेना में थे, इसलिए सेना की मोबिलिटी थी वो उतनी नहीं रह पाई थी, कार्य की दक्षता में कमी आ चुकी थी। तो तुगलक वंश के जो अंतिम शासकों के दौरान जो सेना अब रही थी, वो बहुत योग्य सैनिक उसमें नहीं थे। दक्षिण के जो कई सारे प्रांत थे, जो जैसा कि मैंने शुरू में अभी कहा, थोड़ी देर पहले कहा कि ये रियासतें क्योंकि दिल्ली से दूर थीं और केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हुई, कमज़ोर होते ही वो सारे रियासत धीरे धीरे एक एक करके स्वतंत्र हो गए और इनके प्रभाव से मुक्त होकर के बाहर निकल गए। और इनसे प्रेरित होकर के उत्तर भारत की रियासतें भी एक एक करके छिटक छिटक के तुगलक साम्राज्य से बाहर निकल गए। और इसीलिए कहा जाता है कि तुगलक शासकों, अंतिम जो तुगलक शासक थे उस समय तुगलक वंश का शासन दिल्ली से लेकर पालम तक ही सीमित था, अर्थात कुछ किलोमीटर्स में ही, कुछ मीलों में ही ये साम्राज्य सीमित हो चुका था और ये साम्राज्य भी वो सफलतापूर्वक नहीं संभाल पा रहे थे। तो धीरे धीरे कई स्वतंत्र राज्यों का उद्भव हुआ और वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। धार्मिक रूप से फिरोज तुगलक बहुत कट्टर था, तो उलेमाओं का भी प्रशासन में हस्तक्षेप होने लगा। तो अन्य जो लोग थे, यहाँ के अधिकतर जो अधिसंख्य लोग जनता थी, वो उनके इस प्रभाव को, उनके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। और जो महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से इस साम्राज्य का पतन हुआ, उसमें हम, जैसा कि मैंने ऊपर शुरू में बताया था, कि तैमूर लंग का आक्रमण था। इट वॉज अ सीवियर जोल्ट टू द तुगलक एम्पायर। तुगलक जो साम्राज्य था उसको एक बहुत बड़ा झटका तैमूर लंग के आक्रमण से लगा और 1398 के इस आक्रमण ने पूरी तरह से इनको तहस नहस कर दिया और ये व्यवस्था जो तुगलक वंश की थी वो कोलैप्स हो गई, उसका पतन हो गया। आज के इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। थैंक यू।